हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। सो आज जो हम बीपीएससी एई जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 5 जो पेपर 5 था वो आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव था। ओके, पेपर 5 सिविल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव। ये जो एग्ज़ाम था वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2017 था। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका जो था 02/2017। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन अ डायरेक्ट सीयर टेस्ट। व्हिच टेस्ट? यहाँ पे क्या कौन सा टेस्ट दिया हुआ? डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ओके, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द सीयर स्ट्रेस एट फेल्योर आर बोथ इक्वल टू 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेस दोनों जो है, जहाँ जब फेल हो रहा है तो कितना है? 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए सैंड विल बी। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस, दैट मीन्स फाई का वैल्यू पूछा। फाई का वैल्यू कितना होगा सैंड का? ओके, तो सैंड है, ड्राई सैंड है, उसका सी का वैल्यू 0 होता है, तो सैंड इज ए कोहेशन लेस। ओके, एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस एंड सी स्ट्रेस दोनों बराबर हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस एंड सी स्ट्रेस बोथ आर इक्वल। ओके, तो नॉर्मल एंड सी स्ट्रेस दोनों इक्वल हो गया। तो अपने को पता है सी स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस में रिलेशनशिप टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डैश टेन फाई। यहाँ पे सी का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? टॉ इक्वल टू सिग्मा टेन फाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस एंड सी स्ट्रेस बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स टॉ इक्वल टू सिग्मा। ये दोनों इक्वल है तो दोनों कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? टेन फाई इक्वल टू 1। टेन फाई इक्वल टू 1, दैट मीन्स फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ सीयरिंग रेजिस्टेंस कितना हो गया? 45 डिग्री। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका यदि ग्राफिकल वे से इसका यदि सॉल्यूशन निकाला जाए, ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ग्राफिकल वे में हम क्या करते हैं? सी स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस में हम कर्व ड्रॉ करते हैं। सी स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? सी स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों सेम है फेल्योर पे, दैट मीन्स वो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। जब सी स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों सेम हो जाएगा तो ये जो लाइन दिख रहा है ये कहाँ से जाएगा? 45 डिग्री से जाएगा, बिकॉज दिस एंड दिस बोथ द वैल्यू इज सेम। ओके, सो आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए क्ले सैंपल वाज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्ले सैंपल का? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया है। ओके, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया गया। ओके, द फेल्योर स्ट्रेन वाज 25%। व्हाट इज द फेल्योर स्ट्रेन? फेल्योर स्ट्रेन इज 25% इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ओके, यूसीसी। द करेक्टेड एरिया ऑफ द सैंपल एट फेल्योर वुड बी। तो इसका मतलब क्या? सपोज जब हम यूसीसी टेस्ट करते तो हम एक सैंपल लिया और सैंपल का जो एरिया है, ए नोट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो है आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो हाइट है, कुछ हाइट होगा इसका एच। जब इस पर लोड लगाते हैं हम यूसीसी में जब लोड लगाते हैं तो इसका जो हाइट में कम आया, हाइट में कितना का चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट, तो ये आता है 25% का बोल रहा है क्वेश्चन में। कितना? 25%। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम एक्सियल स्ट्रेन। फाइन, एक्सियल स्ट्रेन कितना का डेवलप हो रहा है? 25%। क्योंकि ये आपका यूसीसी टेस्ट है, तो इन केस ऑफ यूसीसी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जब होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज अनड्रेन टेस्ट होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में क्योंकि इसके ऊपर से एक कवर लगा दिया जाता है, दैट मीन्स इसके ऊपर से एक कवर लगाया हुआ रहता है जिससे कि इससे वाटर जो है ड्रेन आउट नहीं हो पाता, तो ये अनड्रेन टेस्ट है। और जब भी अनड्रेन टेस्ट होता है, अनड्रेन टेस्ट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, दैट मीन डेल्टा भी जो है हमेशा 0 रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये पूछा जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये इसका हाइट तो चेंज होगा बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अब हाइट यदि चेंज हुआ तो हाइट यदि छोटा बनेगा तो इसका एरिया जो है बढ़ जाएगा। ये यदि ऊपर से लोड लगाएंगे तो इसका कंप्रेस हुआ तो एरिया एक्सपेंड होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। ओके, तो फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है AF इक्वल टू AF क्या है? यहाँ पे AF है फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। AF इक्वल टू A नोट 1 माइनस EV
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट मीन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके, divided by 1 minus E naught. E naught is axial strain. Axial strain is change in height divided by original height. Okay. तो यहाँ पे जो है इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ था आपको, ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है ईवी होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि ये अंड्रेन टेस्ट है, अंड्रेन टेस्ट, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, तो डेल्टा वी का वैल्यू 0 है, डेल्टा वी का वैल्यू 0 है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा 0। तो 1 माइनस ई भी यहाँ से 1 आ गया, तो 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई नोट एक्सियल स्ट्रेन। इन द क्वेश्चन एक्सियल स्ट्रेन जो है 25% दिया हुआ है, 25% मीन्स 0.25 फ्रैक्शन, 1 माइनस 0.25, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये कंसोलिडेशन चैप्टर से है, कंसोलिडेशन चैप्टर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, अंडर इस गिवन लोड अ क्ले लेयर अटेन ए 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कितना अटेन करता है 30%, 30% कंसोलिडेशन अटेन कर रहा है इन 100 डेज। कितना टाइम लग रहा है 100 डेज लग रहा है 30% कंसोलिडेट होने के लिए। द टाइम टेकन बाय द सेम क्ले लेयर टू अटेन 60%। अब यदि 60% कंसोलिडेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ओके। तो अपने को पता है ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में। एक टर्म आता है टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर जो होता है टीवी इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर, टीवी इक्वल टू सी वी टी बाई डी स्क्वायर। ये टीवी क्या है, ये है टाइम फैक्टर। टर्जगी 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन से ये आता है टाइम फैक्टर, ओके। एंड टाइम फैक्टर जो है सी वी टी बाई डी स्क्वायर, सी वी क्या कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, टी इज द टाइम, डी इज द ड्रेनेज पाथ, ड्रेनेज लेंथ, ओके, डी इज द ड्रेनेज लेंथ, ओके। अब टीवी का वैल्यू कैसे निकलता है, टीवी का वैल्यू जो है हम जनरली निकालते π/4, टीवी का वैल्यू जो निकालते हैं π/4 u बाय 100 होल स्क्वायर, जब आपका u का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 60% है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे दोनों में 30% एंड 60% दिया हुआ, डेट मीन्स इट इज लेस देन इक्वल टू 60% वाले रेंज में लाइक कर रहा है। तो टीवी कैसे निकालेंगे π/4 30 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर, तो ये आ गया सपोज TV1, यहाँ से TV2 निकाल लिया हमने, π/4 60 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर TV2, ओके। नाउ इन दोनों का यदि रेशियो ले लिया जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो ले लिया गया मैंने, तो TV1 बाई TV2 इक्वल टू, तो यहाँ से क्या π/4 तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 30 यहाँ से और 60, 30/60 का होल स्क्वायर। अब TV1 एंड TV2 का रेशियो लेंगे तो इधर से आपका CV तो कांस्टेंट होता है T1 बाई D1 स्क्वायर, ओके। तो T1 बाई T2, क्योंकि D जो है सेम सिंपल है, सेम सिंपल के लिए D का वैल्यू सेम रहेगा, तो T1 बाई T2 के बराबर होगा। 30/60 होल स्क्वायर इक्वल टू T1 बाई T2। यहाँ से T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 100 और T2 निकालना है। सो दिस इज 30/60 1/2, 1/2 होल स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 100 बाई T2। सो T2 इक्वल टू 400 डेज, दैट मीन्स 60% कंसोलिडेट होने के लिए कितना लगेगा 400 डेज लगेगा। सो आंसर इज गोइंग टू बिकम सी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ फॉर ए सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल दिया हुआ, दैट मीन सैंड है, सैंडी सॉइल मतलब सी का वैल्यू 0, ओके, कोहेशन लेस होगा। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, फाई का वैल्यू कितना दे दिया आपको 30 डिग्री। इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50, सिग्मा 1 इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसका वैल्यू दे दिया आपको 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। देन द करस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी, सिग्मा 3 का वैल्यू पूछा आपसे, फाइन। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 में क्या रिलेशनशिप होता है मेजर एंड माइनर में, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ओके। तो यहाँ पे c का वैल्यू जो है 0 है, c का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ओके। अब इसको यदि रीअरेंज करेंगे तो साइन फाई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3, ये आपका
फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से अब हम सिग्मा 3 का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू 50 माइनस सिग्मा 1 का वैल्यू 50 है माइनस सिग्मा 3, 50 प्लस सिग्मा 3, इसको रीअरेंज कर लेंगे आप। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो रीअरेंज करने के बाद सिग्मा 3 का वैल्यू जो आता है 16.66 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कोई भी ग्रुप है। इसके अलावा इस चैनल पे आपको बहुत सारे और भी वीडियोज मिल जाएंगे। आरसीसी का, ईएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूछा हुआ क्वेश्चन, ओके, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस सजेशन को अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, या कोई भी आपको वीडियो बनवाना है तो मैं देखूंगा उसको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से, कौन से चैप्टर से, सॉइल मैकेनिक्स का स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का जो चैप्टर होता है उससे है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ओके, छोटा सा चैप्टर है तो इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। नाउ देखिए, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप, क्या दिया हुआ, इनफाइनाइट स्लोप का, ओके, इन ए सैंड। इनफाइनाइट स्लोप जो नेचुरल ग्राउंड लेवल में स्लोप है तो उसको इनफाइनाइट स्लोप बोला जाता है। ये सपोज ग्राउंड लेवल है और ये स्लोपिंग है, तो दिस स्लोप इज नॉन एज इनफाइनाइट स्लोप। और ये बोला ये सैंड का है, सैंड है। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप एंगल सपोज बीटा है, बीटा इज द स्लोप एंगल। ओके, सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 1.732। द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड इज 30 डिग्री, तो आपको फाई का वैल्यू कितना दे दिया है, फाई का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया है। ओके, द एवरेज स्लोप ऑफ द सैंड डिपॉजिट इज गिवन बाय, आपसे पूछा बीटा का वैल्यू, ये ग्राउंड के स्लोप का वैल्यू कितना होगा। तो इनकेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल लाइक सैंडी सॉइल के लिए, कोहेशनलेस सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है 10 बीटा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है 10 बीटा। तो 10 और यहाँ पे फाई क्या है आपका एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, बीटा क्या है जो ग्राउंड का स्लोप है, स्लोप ऑफ सैंड ग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे दिया 1.732, तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह लिखा 1.732, 10 ऑफ फाई का वैल्यू 10 बीटा। ओके, तो यहाँ से मैंने जब 10 बीटा निकाला तो 1.732 आपको पता है दिस इज नथिंग बट √3। ओके, तो ये √3 के बराबर होता है। तो 10 बीटा लिया तो 1030 क्या होता है 1/√3। ओके, और 1.732 इज नथिंग बट √3, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, 1/3 इक्वल टू 0.333। ओके, तो 10 बीटा इक्वल टू 0.333, तो बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.333। सो आंसर इज गोइंग टू बिकम सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, कुछ भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको कंक्रीट से आरसीसी का क्वेश्चन है, ये आरसीसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, बेसिक आरसीसी का पूरा बेसिक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या आपको, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते हैं कंक्रीट के लिए, तो देखिए अब एलएसएम में कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। ओके, डब्ल्यूएसएम में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर 3 होता है, स्टील के लिए 1.8 होता है। अब ये किससे पूछा, डब्ल्यूएसएम से पूछा है या एलएसएम से, वो पता चलता है अपने को यहाँ पे। एलएसएम में हम जो सेफ्टी फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जब भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाता है ये एलएसएम से है, लिमिट स्टेट मेथड है। ओके, डब्ल्यूएसएम होता तो आपको सेफ्टी फैक्टर पूछता और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फाइन, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दैट मीन्स एलएसएम, और कंक्रीट के लिए होता 1.5। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्रीप, जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्रीप स्ट्रेन के बारे में पूछा, व्हाट इज द क्रीप स्ट्रेन आर। ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी इस पे वीडियो मिलेगा, वहाँ पे क्रीप स्ट्रेन डिटेल में पढ़ाया है। बट देखिए क्या होता है क्रीप स्ट्रेन।
creep is nothing but time dependent permanent deformation under the sustained loading. समझिए क्या होता है. सपोज ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने लोड लगा दिया. लोड लगाते ही इसमें जो है एक तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन डेल्टा ई. अब यदि इस लोड को आपको लगा हुआ छोड़ दिया फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इसमें एक क्रिप डिफॉर्मेशन जनरेट होगा, क्रिप डिफॉर्मेशन आएगा, एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन आएगा. ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन आया है ये परमानेंट होता है, परमानेंट होता है. दैट मीन्स इफ इस लोड को हटा दिया जाए तो डेल्टा ई जो हुआ ये तो रिकवर हो जाएगा, बट क्रिप डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पाता है. ओके, तो इसलिए बोला जाता है क्रिप इज टाइम डिपेंडेंट. टाइम डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि हमें लोड लगा के छोड़ना पड़ता है उसको. तो दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट. परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये जो डेल्टा सी एक्स्ट्रा डिफॉर्म हुआ है टाइम के साथ, ये रिकवर नहीं हो पाता लोड हटाने के बाद भी, तो इसलिए परमानेंट डिफॉर्मेशन है. ओके, अंडर द सस्टेन लोडिंग. सस्टेन लोडिंग मतलब लोड को लगा के छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है लोड लगाया हटा दिया तब क्रिप डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो मतलब सस्टेन लोडिंग. ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्रिप स्ट्रेन आर कॉज्ड ड्यू टू डेड लोड ओनली. बिल्कुल सही, क्योंकि डेड लोड जो है वो कंटिन्यूअस लगा रहता है बॉडी में. क्रिप कॉज्ड ड्यू टू लाइव लोड. लाइव लोड जो है कंटिन्यूअस लगा हुआ नहीं रहता, वो आता है फिर मूव कर जाता है. तो देयर शुड बी ए सस्टेन लोडिंग. सस्टेन लोडिंग कहाँ पे होगा? डेड लोड में होगा. ओके, डेड लोड ऑफ द बॉडी. सो आंसर इज गोइंग टू बिकम ए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. सी द क्वेश्चन नंबर 8. ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस, simply supported beam having reinforcement only at the bottom tends to deflect. अब श्रिंकेज स्ट्रेस होता क्या, पहले उसके बारे में देखते हैं. श्रिंकेज होता है जब आप कंक्रीट को का कास्टिंग करते हैं. कंक्रीट का जब कास्टिंग करते हैं, ठीक है, और कास्टिंग करने के बाद जो है वाटर का लॉस होता है. वाटर का क्या होगा? लॉस होगा. दैट मीन्स वो इवेपोरेट होगा और एग्रीगेट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. तो जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता है तो इसका लेंथ जो है ये कम होता चला जाएगा. जो अभी लेंथ दिख रहा है ये लेंथ जो है शॉर्टर होगा. तो श्रिंकेज इज नथिंग बट द शॉर्टनिंग इन लेंथ ऑफ द मेंबर और कॉन्ट्रैक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर. तो वाटर का जैसे जैसे लॉस होगा इसका लेंथ जो है ये डिक्रीज होगा, शॉर्ट होगा. अब होता क्या है, नीचे तो रेनफोर्समेंट है, ये आपका रेनफोर्समेंट है, रेनफोर्समेंट. तो रेनफोर्समेंट जहाँ पे है वहाँ पे तो ये शॉर्ट नहीं हो पाएगा, लेंथ डिक्रीज नहीं हो पाएगा. तो जहाँ पे रेनफोर्समेंट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स शॉर्टनिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्रैक डेवलप होता है. दैट मीन्स श्रिंकेज प्रोड्यूसेस टेंसाइल क्रैक प्रोड्यूस होगा इन एनी मेंबर विच इज रिस्ट्रेंड. तो यहाँ जो है बॉटम में आपका रेनफोर्समेंट है, तो यहाँ से ये शॉर्ट नहीं हो सकता, दोनों साइड से ये कंक्रीट शॉर्ट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे ये पोर्शन टेंशन में आ जाएगा, टेंसाइल क्रैक डेवलप होगा. और ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं है, ओनली कहाँ पे है? बॉटम में रेनफोर्समेंट है, टॉप में रेनफोर्समेंट नहीं है. तो टॉप वाला पोर्शन जो है शॉर्ट होगा, कंप्रेस होगा. टॉप वाला पोर्शन जब कंप्रेस होगा तो वो कैसा होगा? ऐसे ही शेप बनाएगा. देखिए उसका शेप कैसा होगा, ऐसे ही बनेगा. ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में टेंशन, ऊपर में कंप्रेशन नीचे में टेंशन. दैट मीन्स इस टाइप का डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा. दैट मीन्स डिफ्लेक्शन कैसे होगा? डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होगा. डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ जो डिजाइन के लिए होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन पर्पस के लिए जो श्रिंकेज स्ट्रेन लेते हैं वो होता है 0.0003. दिस इज द फॉर द डिजाइन पर्पस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन अ स्फेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट अ क्राउन और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द मेरिडियनल फोर्स इज ऑलवेज. देखिए डोम होता है क्या, अब ये सब जो टेम्पल वगैरह का ऊपर वाला पोर्शन देखा होगा, दैट इज द डोम. टेम्पल मस्जिद में ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन होता है दैट इज द डोम ऑफ द स्ट्रक्चर. इसको आइडलाइज कर सकते, विजुलाइज कर सकते. यहाँ पे हो क्या रहा, नीचे का जो है
सर्कुलर बेस उसका एरिया ज़्यादा होगा, धीरे धीरे ऊपर जाता जाएगा, एरिया कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स हम एज्यूम कर सकते हैं इस टाइप का, नीचे एक बड़ा सा रिंग है, इसके ऊपर एक छोटा रिंग है, इसके ऊपर उससे छोटा रिंग है, मतलब एक रिंग दूसरे रिंग के ऊपर प्लेस्ड है। तो ऐसे होगा क्या, ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब जब जैसे ही डोम टाइप का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर लोडिंग लग रहा है आइदर यूडीएल और कंसंट्रेटेड लोड, तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए इस वे में, दैट मीन्स आप यदि ऐसे इसको कट करेंगे तो आपको जो है जो कटिंग फेस होगा वहाँ पे आपको सर्कमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस दिखेगा, सर्कमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस आएगा, और जो कि कंप्रेसिव नेचर होता है, कंप्रेसिव नेचर। ओके, टॉप पोर्शन में। बट यदि मैं बॉटम पोर्शन में देखूँ तो बॉटम पोर्शन में जो होता है सर्कमफेरेंशियल हुप स्ट्रेस होता है, बट वो टेंसाइल होता है। मतलब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होता है, हुप स्ट्रेस, टॉप में कंप्रेसिव होता है एंड बॉटम में टेंसाइल होता है। मतलब हुप स्ट्रेस का वैल्यू चेंज होता है कंप्रेशन टू टेंशन। बट जो मेरिडोनल स्ट्रेस होता है, डेट मीन सपोज आप इसको ऐसे कट करोगे हॉरिजेंटल वे में, तो जो क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस है, मेरिडोनल स्ट्रेस उसको बोला जाता है, वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर होता है, कंप्रेसिव। सो मेरिडोनल स्ट्रेस इज ऑलवेज कंप्रेसिव। फाइन। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, द मेरिडोनल फोर्स इज ऑलवेज कंप्रेसिव, सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, दैट मीन्स यहाँ पे मैं समराइज कर दिया हूँ, मेरिडोनल स्ट्रेस इज ऑलवेज कंप्रेसिव बट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर आर अरेंज्ड इन द, तो ये भी आपका आरसीसी से क्वेश्चन है, प्री स्ट्रेसिंग वायर के बारे में पूछ रहा है। ओके, नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वायर अरेंज्ड इन द। अब देखिए जनरली जो बीम होता है हमारा, जनरली जो बीम होता है, ओके, इसके ऊपर जो भी लोडिंग आता है, तो बिकॉज ऑफ द लोडिंग बॉटम में जो है टेंशन रहता है और टॉप में कंप्रेशन रहता है। ओके, अब जो हमारा बॉटम में टेंशन यदि है, टेंशन, और टॉप में कंप्रेशन, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट वो होता है वीक इन टेंशन। कंक्रीट टेंसाइल फोर्स कैरी नहीं कर पाता, टेंसाइल फोर्स कैरी नहीं कर पाता कंक्रीट। ओके, तो हमें करना क्या, ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है इसको कम करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है, हम कुछ ऐसा करें जिससे कि यहाँ पे कंप्रेशन डेवलप हो और ऊपर में टेंशन डेवलप हो। तो होगा क्या, जो पहले का टेंशन है और यहाँ पे कंप्रेशन है, दोनों ऐड होके टेंशन का इफेक्ट मिनिमम हो जाएगा। तो इसी को हम करने के लिए प्री स्ट्रेसिंग वायर का यूज करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये आपका प्री स्ट्रेसिंग वायर है। ये जो है नीचे बॉटम पोर्शन में प्रोवाइड किया गया है। क्यों, जो प्री स्ट्रेसिंग वायर है इसको हम एक्सटेंड करके खींच के इसको हम दोनों साइड से जैकिंग कर देते हैं। अब जैकिंग करने के बाद होता क्या है, ये ट्राई करता है अंदर की ओर मूव करने का, क्योंकि इसको इलोंगेट करके हम यहाँ पे जैक कर दिया। तो ये दोनों साइड से जो है कंप्रेसिव फोर्स ऐसे लगाता है कंक्रीट पे। जब ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा और ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस, तो इसके अबाउट ये मोमेंट क्रिएट करता है। कैसा, इसके अबाउट ये आपको ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा, समझ पा रहे चीज़ों को, ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा। और ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट ये इसको इस टाइप से डिफ्लेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, सैगिंग क्रिएट कर रहा है। बट जो लोड था वो इसको हॉगिंग क्रिएट कर रहा था। लोड जो है इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, बट प्री स्ट्रेसिंग वायर जो है इसको ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो होगा क्या, नेट इफेक्ट जो है टेंसल जो है, टेंशन जो लोड के कारण आ रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो प्री स्ट्रेसिंग वायर कहाँ पे देना पड़ेगा, बॉटम पोर्शन में देना पड़ेगा, दैट मीन्स लोअर पार्ट ऑफ द बीम। बी इज द करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर्पस ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग वायर हियर इज टू डेवलप ए टेंशन इन द अपर पोर्शन में हम टेंशन डेवलप करने का ट्राई करते हैं पार्ट, एंड कंप्रेशन इन द लोअर पार्ट, लोअर पोर्शन में कंप्रेशन। ओके, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। तो ये जो है यहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी है, इसलिए ऐसा क्रिएट होता है। फाइन, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। तो फोर्स जो है, फोर्स इंटू ये इसेंट्रिसिटी, ये मोमेंट क्रिएट कर देगा P इंटू ई का। फाइन, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लैटरल टाइज के बारे में ये क्वेश्चन है आपका। द पर्पस ऑफ द लैटरल टाइज, क्वेश्चन नंबर 11, द पर्पस ऑफ द लैटरल टाइज इन ए शॉर्ट RC कॉलम इज। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लैटरल टाइज।
तो लेटरल टाइज जो होता है ये जनरली जो कॉलम होता है हमारा कॉलम, तो कॉलम ये सपोज कॉलम है, कॉलम में एक हो गया आपका मेन रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया, और ये जो है आपका ये लेटरल टाइज है, ये सब लेटरल टाइज है। ओके, तो लेटरल टाइज जो है, लेटरल टाइज वो क्या कर रहा है, जो आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसको कन्फाइन कर रहा है। अब यदि मैं इसको यहाँ पे लेटरल टाइज लगा दिया, यहाँ पे लेटरल टाइज लगा दिया, अब कॉलम में होता है क्या, कंप्रेसिव फोर्स आता है, कॉलम में कंप्रेसिव फोर्स आएगा टॉप एंड बॉटम से। तो जब इस बार के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आता है तो इसका टेंडेंसी होता है बकल करने का। ठीक है, अब जब हम लेटरल टाइज लगा देते हैं तो ये बकलिंग नहीं हो पाता है। तो मेन पर्पस क्या, अवॉइड बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 12, साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। ओके, साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड कब होता है, तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए। व्हेन डेप्थ ऑफ द वेव, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेव इज ग्रेटर देन 750 मिलीमीटर, दैट मीन्स ये जो वेव है, सपोज टी बीम का मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये जो वेव है इसका जो डेप्थ है, ये डेप्थ का वैल्यू यदि ग्रेटर देन हो गया 750 मिलीमीटर से, देन साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। मतलब एक ये फेस पे ये दिख रहा है आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट, और दूसरा ये फेस हो गया साइड फेस रेनफोर्समेंट। ओके, तो साइड फेस रेनफोर्समेंट जो होता है वो 0.1% ऑफ वेव एरिया, वेव का जो एरिया होगा कितना है, वेव का एरिया यहाँ पे d इंटू बी डब्ल्यू। तो वेव का एरिया जो है इसका 0.1% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, साइड फेस रेनफोर्समेंट 0.1% ऑफ द वेव एरिया एंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द फेस। तो जितना यहाँ से वैल्यू आया उसका हाफ हम इस फेस पे दे देंगे और अनदर हाफ इस फेस पे दे देंगे, दोनों फेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी 0.1% ऑफ द वेव एरिया, 0.1% ऑफ द वेव एरिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ और देख लीजिए। द स्पेसिंग जो है साइड फेस रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड वेव थिकनेस, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वेव थिकनेस और 300 mm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर। जो डीप बीम होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, तो डीप बीम का कॉन्सेप्ट जो है IS कोड जो बोलता है, IS 456 जो बोलता है, IS 456 2000। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, if the L effective by D, effective length divided by depth of the beam is less than 2 in case of simply supported beam, then that beam is considered as deep beam. But in case of continuous beam, if L effective by D is less than 2.5, considered as deep beam. Okay, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, in case of continuous L effective by D is less than 2.5 is known as deep beam. Okay, तो जब डीप बीम होता है तो डीप बीम का डिज़ाइन जो किया जाता है वो बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, बट उसको शियर के लिए भी चेक करते हैं, शियर में फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो डीप बीम आर डिजाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट्स ओनली। ओके, सो बी इज द करेक्ट। जब हमारा डीप बीम होता है दैट मीन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, बीम का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, डी का वैल्यू वेरी हाई। तो जब डीप बीम होता तो वहाँ पे जो हमारा जो एजम्पशन है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का जो एजम्पशन हम लगाते हैं जनरली वो वैलिड नहीं होता है डीप बीम के लिए। ओके, तो ये हो गया आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, the bending moment at the edge of a square vertical bunker of a side length L due to a lateral pressure P per unit area is। तो यहाँ पे आपको बंकर्स का मैं एक फिगर बना दिया, स्क्वायर बंकर्स। ओके, तो इसका जो लेंथ है, सारे लेंथ जो है इसका L है, L L L। तो ये जो एज है इसको हम फिक्स की तरह एज्यूम कर सकते हैं, ये एज जो है फिक्स की तरह एज्यूम कर सकते हैं।
और जो बीच में प्रेशर लग रहा है, तो हमारा ये एज जो है ये फिक्स है और इन बिटवीन प्रेशर लग रहा है P। ओके, तो हमें पता है जो फिक्स्ड बीम की तरह ये इसका फॉर्मूला आएगा, जो एंड पे मोमेंट कितना होगा तो PL²/12 होता है, WL²/12 जो होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू जो आएगा एज पे PL²/12 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 15, द मिनिमम क्लियर कवर इन मिलीमीटर। ये क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर से क्वेश्चन है। तो क्लियर कवर को नॉमिनल कवर भी बोलते हैं। मिनिमम क्लियर कवर इन मिलीमीटर टू द मेन स्टील बार्स इन अ स्लैब, स्लैब में बीम का कॉलम एंड फुटिंग, इसमें मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए, दैट मीन्स क्लियर कवर। और देखते हैं नॉमिनल कवर। तो स्लैब के लिए जो मिनिमम है वो 15 मिलीमीटर, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 मिलीमीटर एंड फुटिंग के लिए 75 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा 15, 25, 40, 75, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन reinforcement ऑफ एन RC स्लैब, reinforced कंक्रीट स्लैब, कंसिस्ट ऑफ ए 10 मिलीमीटर बार्स। तो डाया कितना है 10 मिलीमीटर है, ठीक है, एट अ 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। 10 मिलीमीटर बार जो है 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे दिया गया। ओके, इफ इट इज डिजायर्ड टू रिप्लेस 10 मिलीमीटर बार बाय 12 मिलीमीटर बार, तो 10 मिलीमीटर का जो बार था उसको यदि मैं 12 मिलीमीटर के रेनफोर्समेंट बार से रिप्लेस करें तो हमें स्पेसिंग कितना देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें रेनफोर्समेंट पर यूनिट एरिया जो है हमेशा सेम रखना होता है। क्या सेम रखना होता है, रेनफोर्समेंट पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में आप कितना रेनफोर्समेंट दे रहे हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए, ये याद रखना है। रेनफोर्समेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्लैब शुड बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना दिया हूँ मैं। तो ये रेनफोर्समेंट है, सपोज 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है, जब इसका डाया कितना है 10 मिलीमीटर का डाया है, 10 मिलीमीटर का डाया, तो स्पेसिंग कितना दे दें हम 10 सेंटीमीटर दे दें। तो हम एरिया निकाल ले यदि एक रेनफोर्समेंट का, तो π/4 इंटू 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू टी। टी इसका थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन का थिकनेस टी है, और एक स्पेसिंग ले रहा हूँ मैं, एक स्पेसिंग ले रहा हूँ सपोज यहाँ से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर, ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर है स्पेसिंग। ओके, तो 10 सेंटीमीटर में एक बार है, तो π/4 इंटू 10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस 10 इंटू टी। ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेनफोर्समेंट का पर यूनिट एरिया। ओके, रेनफोर्समेंट का एरिया पर यूनिट एरिया ऑफ द स्लैब। अब सपोज हम इसको 10 mm बार को हम 12 mm बार से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमें स्पेसिंग कितना देना पड़ेगा एस इंटू टी। तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद ये टी कैंसल आउट हो जाएगा, आपको एस का वैल्यू आ जाएगा, और वो एस का वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर का स्पेसिंग। अब यदि आप 12 mm का बार दे दें तो स्पेसिंग जो होगा वो 14.4 दे सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। तो ये पिच डिस्टेंस से पूछा, मिनिमम पिच डिस्टेंस रिवेट में कितना होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं पिच होता क्या है। पिच डिस्टेंस, पिच होता है स्पेसिंग बिटवीन द रिवेट और बोल्ट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ लोड्स। तो जो भी ये स्टील का क्वेश्चन है, स्टील मेंबर है ये, और ये कनेक्टेड है, इसके ऊपर ऐसे लोड लग रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो यहाँ पे दो रिवेट के बीच का जो स्पेसिंग होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज नॉन एज पिच। तो ये जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे पिच डिस्टेंस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। बट यदि मैं लैटरल डायरेक्शन में देखें, लैटरल डायरेक्शन में स्पेसिंग, तो उसको बोला जाता है गॉज डिस्टेंस। ओके, और ये जो है एंड यहाँ से एज से यदि सेंटर ऑफ द रिवेट का डिस्टेंस देखें तो उसको बोलते हैं एज डिस्टेंस, और एंड से देखें तो इसको बोला जाता है एंड डिस्टेंस। ओके, तो पिच डिस्टेंस के लिए जो कोडल प्रोविजन है, मिनिमम पिच डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स ऑफ डी। डी इज द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, डी इज द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। तो मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2.5 टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ पे पूछा क्या था, मिनिमम पिच डिस्टेंस ही आपसे पूछा था। ओके, तो कितना हो जाएगा 2.5 टाइम्स ऑफ डी, सी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से मैक्सिमम के लिए जो प्रोविजन दिया गया है कोडल में, तो पिच शैल नॉट बी मोर देन
इन केस ऑफ कंप्रेशन 12T और 200 मिलीमीटर, दोनों में से जो लेस होगा उससे ज़्यादा पिच नहीं होना चाहिए कंप्रेशन मेंबर के लिए। उसी तरह से टेंशन मेंबर के लिए 16T और 200 मिलीमीटर, इन दोनों में से जो लेस होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज। तो उस बीम को, कोई भी बीम है जो कि फ्लोर स्लैब का लोड ले रहा है एज वेल एज वॉल का लोड ले रहा है, उस बीम के ऊपर वॉल है, तो उस बीम को बोला जाता है स्पैंड्रल बीम। स्पैंड्रल बीम, ये आपको रटना पड़ेगा। ओके, उस दैट बीम इज नोन एज स्पैंड्रल बीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 19, द चैनल और एंगल्स इन अ कंप्रेशन कॉर्ड। क्या है? कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन कॉर्ड्स ऑफ ए स्टील ट्रस गर्डर ब्रिज आर टर्न्ड आउटवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे इसको हम चैनल को या तो हम ऐसे डाल सकते थे, दोनों चैनल को, ठीक है, ऐसे करके आप जो है कॉर्ड बना सकते, कंप्रेशन मेंबर बना सकते हैं, या फिर आप इस चैनल को आउटवर्ड कर दीजिए, इसको बाहर की ओर कर देते हैं हम, और बीच में एक स्पेसिंग छोड़ देते हैं, फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये दो ऑप्शन है। तो पूछा जाता है जो हम जनरली जो है टर्न आउटवर्ड क्यों करते हैं, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में चैनल को टर्न क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। अब देखिए है क्या है, ये कंप्रेशन मेंबर है। तो फॉर मेंबर इन ए कंप्रेशन, जो कंप्रेशन मेंबर है उसमें बकलिंग होने का चांसेस होता है, बकलिंग, ठीक है। तो कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग होने का चांसेस होता है। तो बकलिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमें स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम रखना होता है। तो वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी मिनिमम, ठीक है, जिससे कि बकलिंग नहीं हो कंप्रेशन मेंबर में, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर में कंप्रेसिव लोड आएगा तो ये बकल होने का चांसेस होता है। तो लेमडा का वैल्यू हमें क्या रखना होता है, मिनिमम। अब लेमडा जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, तो अब यहाँ से हम यदि आर का वैल्यू मैक्सिमाइज कर दें तो अपने आप लेमडा का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। ओके, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं तो लेमडा जो है मिनिमम हो जाएगा। तो आर जो है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन आर, तो यहाँ से देखिए आर जो होता है वो होता है रूट ओवर आई बाई ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब आर को जब अपने को मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स इसका मतलब है हमें आई को मैक्सिमाइज कर दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमाइज कर दें। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमाइज कब होता है, जब कोई भी एरिया का मैक्सिमम एरिया यदि एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। सपोज ये एक्सिस है, यहाँ से सारा एरिया यदि ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो उस एरिया का जो है इफेक्ट, जो मोमेंट ऑफ एरिया है जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एरिया जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा एक्सिस से उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसलिए हम इसको आउटवर्ड जो है अरेंज करते हैं, जिससे कि हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन मैक्सिमम हो जाए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो डी इज द करेक्ट आंसर, रेडियस ऑफ जायरेशन शुड बी इंक्रीज्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल of dispersion, the angle of dispersion of a concentrated load on a flange of the wave plate of a steel beam is। तो ये आपका सपोज प्लेट गर्डर है। ओके, इसके ऊपर जो कोई भी एक बीम आ रहा है, और बीम जब आ रहा है तो बीम का लोड जो है इस फ्लेंज के थ्रू वेव में ट्रांसफर हो रहा है। इसमें जो भी लोड होगा, इसमें जो भी लोड होगा वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना लेते हैं हम जनरली डिजाइन करने के लिए, तो डिस्पर्सन एंगल जो होता है अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 बोलते हैं जो यहाँ से जो लोड डिस्पर्स हो रहा है इस प्लेट में आ रहा है, प्लेट गर्डर में, तो वो जो है 45 डिग्री एंगल से डिस्पर्स्ड होते हुए आएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। ओके, 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अ वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, स्टील प्लेट गर्डर है जो कि वेल्डेड है। ओके, अ वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लेंज, एक ये फ्लेंज हो गया, एक ये फ्लेंज हो गया, इसको जो है हम एक प्लेट के साथ यहाँ पे वेल्ड कर दिया गया, ये है वेल्ड। ओके,
वेल्ड किया हुआ है। ओके, प्लेट्स ऑफ 350 मिलीमीटर इंटू 16 मिलीमीटर। तो ये जो फ्लेंज प्लेट है इसका डायमेंशन है 350 इंटू 16 मिलीमीटर, दोनों प्लेट का। ओके, 350 इंटू 16 मिलीमीटर। जो वेव है एंड वेव प्लेट जो है उसका है 1000 इंटू 6 mm। तो इसका जो है डी का वैल्यू है 1000 इसका, एंड जो इसका वेव का थिकनेस है वो कितना दिया हुआ 6 मिलीमीटर। अब पूछ रहा है नो स्टिफनर्स, वर्टिकल स्टिफनर्स, इमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स, इनमें से कौन सा ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए जो IS 800 1987 है, IS 800 1987, उसके हिसाब से यदि देखें इसको, व्हेन द डी बाई टी डब्ल्यू, डी क्या है, डेप्थ ऑफ द वेव है 1000 मिलीमीटर, तो डी बाई टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द वेव है। तो डेप्थ ऑफ द वेव डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ द वेव, इफ दिस इज लेस देन 90, नो स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड, कोई भी स्टिफनेस नहीं देते हैं। और स्टिफनेस होता क्या है, तो जनरली आप देखा होगा बीम में यहाँ पे हम ऐसे करके स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, दीज आर द vertical stiffeners. You can also provide this horizontal stiffness like this also, horizontal stiffness. Okay, तो यहाँ पे if the d by tw is less than 90, no stiffness is required. If the d by tw is 90 to 200, then only the vertical stiffness will be required. Okay, if the d by tw is greater than 200, then horizontal stiffness, तब जो है horizontal stiffness भी, तो जब आपका डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 200 हो जाता है तो हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस भी देना पड़ता है अलोंग विद द वर्टिकल। और वो कहाँ पे देना होता है, वो 0.2 टाइम्स ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम द कंप्रेशन। तो ये सपोज आपका बीम हो गया, तो ऊपर से कंप्रेशन फ्लेन से 0.2 ऑफ डी डब्ल्यू पे हमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस भी देना होता है। ठीक है, ओके, along with the vertical stiffness, vertical stiffness तो दे ही रहे हैं। ओके, horizontal stiffness भी प्रोवाइड करना होता है जब डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 200 होता है। तो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी बाई टी डब्ल्यू। तो यहाँ पे चेक करते हैं अपने क्वेश्चन में, डी का वैल्यू दिया हुआ 1000, टी डब्ल्यू दिया हुआ है 6 वेव का थिकनेस। तो हम जब किया तो 166.6 आया, और 166.6 जो 90 और 200 के बीच में है, तो ओनली जो है वर्टिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए स्पान 20 मीटर ड्यू टू मूविंग यूडीएल ऑफ 4 किलोमीटर मीटर स्पानिंग ओवर 5 मीटर इज। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका लेंथ कितना है 20 मीटर है। इसके ऊपर से एक यूडीएल जो है, एक मूविंग यूडीएल है 4 किलोमीटर मीटर का, ये मूव कर रहा है इसके ऊपर से लोड, और इसका लेंथ कितना 5 मीटर। अपने से पूछ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने के लिए ये यूडीएल जो है इसका पोजीशन इस बीम का मिड पॉइंट से हाफ ऑफ द यूडीएल इधर होना चाहिए और हाफ ऑफ द यूडीएल इधर होना चाहिए। ओके, तो ये बीम था 20 मीटर का, तो 10 मीटर ये मिड पॉइंट हो गया बीम का। अब यूडीएल का लेंथ था 5 मीटर, तो 2.5 मीटर इधर होगा एंड 2.5 मीटर इधर होगा। ओके, तो इस तरह से हमने प्लेस कर दिया है। अब मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मिड स्पान पे अपने को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे सी पे, तो वही हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो सी पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पहले टोटल यूडीएल कितना था, टोटल यूडीएल का लोड था 4 × 520 और सिमेट्रिकली प्लेस किया मैंने, तो 10 ये रजिस्ट किया और 10 यहाँ से रजिस्ट हुआ। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे कैलकुलेट करने के लिए 10 × 10, ये 10 था और ये यहाँ से डिस्टेंस 10 है, माइनस अब यूडीएल यहाँ तक का 4 × 2.5 एंड 2.5/2। ओके, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 87.5 किलोमीटर मीटर एट द मिड पॉइंट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, 87.5 किलोमीटर मीटर एट द मिड पॉइंट पे। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन ए 2 hinged arch
तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 2 हिंज आर्च है, ठीक है, ओनली यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे हिंज है, स्प्रिंगिंग पोजीशन पे ओनली हिंज बना हुआ है, ओके। तो 2 हिंज आर्च एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओके, इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंड्यूसेस। अब देखिए जो 2 हिंज आर्च होता है, इन अ 2 हिंज आर्च इट इज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, डिटर्मिनेट नहीं होता, ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, फाइन। हेंस ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जब इसमें टेम्परेचर चेंज होता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ओनली इज इंड्यूस्ड। तो सपोज टेम्परेचर यदि इंक्रीज हो जाएगा तो ये रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होगा जिसको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल रहे हैं हम। तो ये दोनों रिएक्शन ओनली इंक्रीज होगा, वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। अब जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा तो बेंडिंग मोमेंट इसका इस लोड के कारण कहाँ पे, इस रिएक्शन के कारण बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो ये देख सकते हैं दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे मैक्सिमम यही है क्रॉन पोजीशन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉन, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पे देख रहे थे तो इंड्यूस एट द सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ओनली इज इंड्यूस्ड एट द सपोर्ट इवन आर्चेज आर अनलोडेड। आर्च में कोई भी लोड नहीं है फिर भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंड्यूस्ड होगा, और हॉरिजॉन्टली थ्रस्ट विल इंक्रीज्ड इफ द आर्च हैज इनिशियली लोडेड। सपोज आर्च के ऊपर यदि पहले से लोड था तो पहले जो भी हॉरिजॉन्टल लोड थ्रस्ट था यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, फाइन। तो अपने से यहाँ पे पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टेम्परेचर इंड्यूस होने के कारण जो है क्रॉन पे सबसे मैक्सिमम होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 24, अ सिमेट्रिकल 2 हिंज पैराबोलिक आर्च, कितना हिंज है, 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है, 2 हिंज्ड है, ओके। सिमेट्रिकल 2 हिंज पैराबोलिक आर्च व्हेन सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल, यूडीएल लग रहा है यहाँ पे पूरे में, ऑन द इंटायर हॉरिजॉन्टल स्पान, पूरे स्पान पे यूडीएल लग रहा है, इज सब्जेक्टेड टू। तो 2 हिंज पैराबोलिक आर्च है, तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू यूडीएल लग रहा है तो रिएक्शन जो आएगा WL/2 वर्टिकल रिएक्शन दोनों साइड से, एंड जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू आता है WL²/8H, WL²/8H, ओके। ये दोनों हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू आता है। तो मैं सपोज यहाँ पे सेक्शन ले लूँ, XX एक सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन पे कट करने के बाद इंटरनल रिएक्शन में लगा रहा हूँ, एक तो नॉर्मल थ्रस्ट है NX, नॉर्मल थ्रस्ट NX, ओके, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट HX, SX इज द रेडियल शियर, रेडियल शियर इज SX, ओके, VX इज द वर्टिकल शियर, ओके। तो यहाँ पे हम यदि निकालें तो फर्स्ट ऑफ ऑल HX का वैल्यू कितना आ जाएगा, WL²/8H, कैसे, समीशन ऑफ FX इक्वल टू 0 लगा देंगे तो वहाँ से आ जाएगा HX इक्वल टू WL²/8H, एंड ये VX का वैल्यू कितना आ जाएगा, VX इक्वल टू, यहाँ पे हम समीशन ऑफ FY इक्वल टू 0 लगा दे इस FBD पे तो पता चलेगा VX इक्वल टू WL/2 माइनस W इंटू एक्स, ये W यूडीएल था, बाकी यहाँ पे X डिस्टेंस है, ओके, VX पता चल गया। अब बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकाले, इस पोजीशन पे बेंडिंग मोमेंट, तो WL/2 इंटू एक्स, ओके, ये वर्टिकल के कारण हो गया, उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल के कारण माइनस WL²/8H, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Y, माइनस WL²/8H इंटू Y, समझ आ रहा है। फिर इस UDL के कारण यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा WX²/2, ठीक है, माइनस में, ओके। और यह जो Y है तो Y का वैल्यू पैराबोला के इक्वेशन से Y इक्वल टू 4HX L-X/L² जब यहाँ पे पुट कर दे तो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। तो डैट मीन्स इसका मतलब है कोई भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, जब यूडीएल लगा रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आता है, 0। उसी तरह से रेडियल शियर या नॉर्मल थ्रस्ट का वैल्यू निकालते हैं, तो रेडियल शियर का जब हम SX का वैल्यू निकालते हैं दैट इज VX cos थीटा एंड HX माइनस HX sin थीटा। तो VX का वैल्यू हमें पता है, HX का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट करते हैं तो रेडियल शियर का भी वैल्यू 0 आता है। नॉर्मल थ्रस्ट का जब वैल्यू निकालते हैं दैट इज नथिंग बट HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा, तो उसका एक वैल्यू आता है, वो 0 नहीं आता है, ओके। तो हुआ क्या,
नॉर्मल थ्रस्ट ओनली जो है कोई भी सेक्शन पे क्या डेवलप होगा, नॉर्मल थ्रस्ट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट एंड रेडियल शियर दोनों जीरो है, तो ओनली द नॉर्मल थ्रस्ट विल डेवलप। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान एल, तो ये फिक्स्ड बीम है जिसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का है। ओके, कैरिंग ए पॉइंट लोड पी, तो इसके ऊपर कितना पॉइंट लोड पी लग रहा है एट इट्स मिड स्पान पे कितना लग रहा है, पी लोड लग रहा है। ओके, पॉइंट लोड पी एट द मिड स्पान, इट इज इफ द मोमेंट ऑफ द मिडल पोर्शन, जो मिडल हाफ पोर्शन है, मिडल हाफ लेंथ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस है रिमेनिंग, यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है, तो मिडल हाफ जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ट्वाइस ऑफ आई है। ओके, सो मिडल हाफ लेंथ इज 2 times that of the remaining length, then the fixed end moment will be, तो ऐसा जब बन रहा तो दोनों एंड का मोमेंट कितना आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू पूछ रहा आपने से, ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसको हम दो पार्ट में डिसोशिएट कर लेते हैं। एक तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम प्लस, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ये लोड लग रहा है P, और एक और हम बीम बना लिया और यहाँ पे M लगा दिया मोमेंट, जो यहाँ पे मोमेंट आएगा, ये दोनों को बना लिया। अब दोनों का बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, लीनियर होगा PL/4, और इसका बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ऐसा होगा। ओके, M पूरे में कांस्टेंट M है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों का एडिशन कर देंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट, हमें इस बीम का बेंडिंग मोमेंट पता चलेगा। अब मैं M/EI डायग्राम बना लिया, तो दैट मीन्स जिसका EI जो है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ तक तो I है, तो यहाँ तक ऐसे ही गया L/4 तक। ओके, रिमेनिंग पोर्शन में 2EI से डिवाइड होगा, तो PL/4/2EI डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, PL/8EI। तो इस पोर्शन के बाद दैट मीन्स L/4 के बाद 2EI से डिवाइड होगा, तो ये सडनली यहाँ पे नीचे गया। ओके, फिर जो है ये लीनियर ऐसे गया, और सेंटर पे कितना हो जाएगा, 2EI से डिवाइड करेंगे तो PL/8EI, दैट मीन्स ये दोनों का पोजीशन एक ही लेवल पे है। ओके, समझ पा रहे हैं, तो ये हो गया M/EI डायग्राम। उसी तरह से यहाँ पे भी हम M/EI डायग्राम बना लिया। ओके, यहाँ पे भी EI से डिवाइड किया, तो इस पोर्शन तक तो कुछ नहीं चेंज हुआ, फिर यहाँ पे सडनली 2EI से डिवाइड हो गया, तो ये से चेंज हो गया। तो दिस इज द M/EI डायग्राम। ओके, नाउ अब करना क्या होता है, जो मोमेंट एरिया मेथड होता है, मोमेंट एरिया मेथड बोलता है टोटल एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। M/EI डायग्राम का जो टोटल एरिया होगा वो स्लोप एट A माइनस स्लोप एट B के बराबर होगा। यहाँ का जो स्लोप होगा और यहाँ का जो स्लोप होगा उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा टोटल एरिया। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, तो यहाँ का भी स्लोप जीरो है, यहाँ का भी स्लोप जीरो है, तो दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द स्लोप इज जीरो बिकॉज ऑफ द फिक्स एंड। तो हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल एरिया निकाल लिया। तो यहाँ पे 3 पार्ट में दिखा रहा हूँ, 1 2 3, तो 1 पार्ट का एरिया इतना आ रहा है, ठीक है, 1 2, और यहाँ पे ये भी 1 सेम है, तो इसको मैं ट्वाइस कर दिया हूँ एरिया निकाल के। फिर ये मिड पोर्शन का एरिया निकाल लिया, ठीक है, फिर ये नेगेटिव वाला जो बेंडिंग मोमेंट था उसका एरिया निकाल के माइनस कर दिया M के टर्म में। तो यहाँ से जब M का वैल्यू निकाला तो आ गया 5PL/48EI। सो B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। तो पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन तक अभी डिस्कस किए, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 2 में जो है, जो वीडियो का पार्ट 2 बनेगा उसमें 26 से 50 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ भी सजेशन हो तो वहाँ पे आप डिस्कशन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और ग्रुप में शेयर करिए। ओके, तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में।